हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ आज आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी थी। अब गार्गी ने किसको चुनौती दी थी? गार्गी क्या थी? एक विदुषी महिला थी और शास्त्रार्थ हो रहा था जनक के दरबार में। तो गार्गी ने चुनौती किसको दी? याज्ञवल्क्य को। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पहले के समय में अपनी विद्वता को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका था कि शास्त्रार्थ में शामिल हों। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख जो है आपको कहां मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद, तो बृहदारण्यक धन उपनिषद है ये। तो बृहदारण्यकोपनिषद में आपको मिलता है गार्गी संवाद किसके साथ? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद या गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। अब एक वाद विवाद के दौरान क्या हुआ, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जब शास्त्रार्थ चल रहा था, बहस चल रहा था, तो उसी दौरान याज्ञवल्क्य जो है नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने कहा, अधिक बहस न करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। कहीं लिखा है कि तुम्हारा सिर फट जाएगा, मतलब एक धमकी टाइप का दिया है। तो देखिए, यहां जो क्वेश्चन है आपका, दरबार जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती किसको दी थी? याज्ञवल्क्य को। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक कालीन रत्निन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब वैदिक काल में जो रत्निन शब्द उपयोग में लाया जाता था वो किसके लिए था? नंबर ए, वे रत्न धारण करना पसंद करते थे, वे राजकीय सेवा में रत कुलीन शक्ति थे। इसमें तो लिखा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, शक्ति होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, वे अयोग्य व्यक्ति थे, वे राजकीय कर्मचारी थे। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, वैदिक कालीन में जो रत्निन शब्द यूज हुआ था वो किसके लिए हुआ था जानते हैं? तो रत्निन जो होते थे वो खासकर मंत्री के लिए, मतलब जो राजा से जो संबंधित मंत्री होते थे, रत्नियों की सूची में जो लोग आते थे वो उच्च पदों पर होते थे। राजा के संबंधी मंत्री, मतलब राजा के संबंधी, राजा से जो संबंध रखते थे ऐसे लोग, या मंत्री जो हुआ करते थे, या विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण, जिनको कोई विभाग सौंपा गया था, या दरबारी गण, इन्हीं को रत्निन की सूची में रखा जाता था। तो ऐसे लोग, अब सोचिए, ये अयोग्य। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, वैदिक कालीन रत्निन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पे हमें ध्यान देना है। वे रत्न धारण करना पसंद करते थे, वे राजकीय सेवा में रत कुलीन व्यक्ति थे। यहां होना चाहिए जो शक्ति है, ये शक्ति नहीं, ये बल्कि व्यक्ति होना चाहिए। यहां तो मिस्टेक हो गया है, इसको आप कुलीन व्यक्ति समझ लें। तो सही है, राजकीय सेवा में रत कुलीन व्यक्ति हुआ करते थे। रत्न धारण तो सभी पसंद करते थे, जो थोड़ा सा अब राजा की सेवा में है तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वे अयोग्य व्यक्ति थे, यह गलत बात है। देखिए, अयोग्य व्यक्ति उच्च पदों पर कहां हो सकते हैं? तो यही जो है ऑप्शन नंबर सी ही नहीं, रत्निन के सूची में नहीं थे, मतलब ये गलत है। वे राजकीय कर्मचारी थे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वैदिक काल में विख्यात दासराग युद्ध हुआ था। दुर्गा सप्तशती में भी इसके बारे में बताया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में जो विख्यात दासराग युद्ध हुआ था, दासराग युद्ध का मतलब है 10 राजाओं के बीच का युद्ध।
तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हुआ था जो, अब ऑप्शन नंबर ए दिया है, एक पक्ष में आर्य तथा दूसरे पक्ष में आर्य एवं अनार्य दोनों थे, तो ऐसा नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दो विभिन्न आर्य कबीलों के मध्य ये युद्ध हुआ था, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, आर्यों एवं अनार्यों के मध्य हुआ था। और डी जो ऑप्शन है उसमें है दो शक्ति संगठनों के मध्य, जिसमें प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य सम्मिलित थे। तो देखिए ऋग्वेद में वर्णित जो दासराग युद्ध है, इसमें भारतों के राजा सुदास और 10 राजाओं का एक संघ था, मतलब जिसमें 10 राजा शामिल थे अपने अपने क्षेत्र के, जिनमें 5 क्या थे, 5 जो है जन थे। कौन कौन से, जैसे अनु, दुह्य, यदु, पुरु, तुर्वस, और इनके अतिरिक्त 5 जो है लघु जनजातियां थी, जैसे अनिल, भक्त और भलानस, शिव तथा विषाणिन। तो इस प्रकार से ये 5 जन और 5 लघु जातियां दोनों मिलाकर कितने हो गए, 10। तो 10 राजा हो गए। अब जो युद्ध हुआ वो भारतों के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ। लेकिन क्या हुआ, इस युद्ध में सुदास ही जो है विजयी रहे। और ये युद्ध कहां हुआ, रावी नदी के तट पर ये लड़ा गया। और क्यों लड़ा गया, ये दो शक्ति संगठन के मध्य जो है उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ाई हुई। मतलब राजा क्या करते थे, अपने लिए बस लड़ा करते थे कि ये क्षेत्र मेरा है, इस क्षेत्र पर मेरा अधिकार है, तो बस इसी सब के लिए इनकी लड़ाई हुई। और सुदास जो था, राजा सुदास, भरत जन के राजा सुदास जो थे, वो 10 राजाओं के संघ को उन्होंने परास्त कर दिया था। और इस प्रकार से क्या हुआ, ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट वो बन गया। कौन, राजा सुदास। तो आप देख रहे हैं जो ऑप्शन इनमें दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सत्य है। कैसे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दो शक्ति संगठनों के मध्य, जिनमें प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य सम्मिलित थे। मतलब आर्य एक तरफ और अनार्य एक तरफ ऐसा नहीं था, दोनों तरफ आर्य और अनार्य शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है। मतलब सिंधु सभ्यता में जो महिला की नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली है वो किस धातु की है, आपको बताना है। किस धातु की बनी है, स्वर्ण की बनी है, पाषाण की बनी है, कांस्य की है या चांदी की है। तो देखिए वो जो मूर्ति थी वो कांसे की थी। कांसा मीन्स कांस्य। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इसके लिए। और ये मतलब जो मूर्ति मिली, तो उस मूर्ति से लोग पहले आंकड़ा लगा रहे थे कि ये मूर्ति कैसी हो सकती है, लेकिन जो उसकी भाव भंगिमा जो उसमें दिखाई दे रही है मूर्ति में, उससे ये प्रतीत होता है कि ये नृत्य किया की ही सूचक है और नृत्य करती हुई महिला है। तो नृत्य करने वाली महिला की मूर्ति है। तो इस प्रकार से जो मूर्ति मिली वो किस चीज की थी, कांसे की मीन्स कांस्य की। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात है। हड़प्पा जो ईंटें मिली हैं उनके नाप का जो अनुपात है, वो आप अनुपात देखिए, उनका जो साइज था वो इस प्रकार से था, 28 गुणा 14 गुणा 7। अब देखिए अगर हम 7 से सबको भाग दें तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 चौक 28। तो क्या मिल रहा है, 1:2:4 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। 4:2:1 नहीं, कहीं दिया नहीं है, 1:2:4। तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को राइट ऑप्शन होगा। समझ गए होंगे, ईंट का जो साइज था वो ये था।
तो अनुपात में देखा जाए तो 1:2:4 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। कांसे से, चांदी से। कांसे से तो अनभिज्ञ नहीं थे, क्योंकि अभी ही आपने पढ़ा कि कांसे की मूर्ति मिली थी। चांदी से, लोहा से और सोना से। तो देखिए कांसे से भी वो लोग परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे और सोना से भी परिचित थे। कुल मिलाकर वे लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। देखिए सैंधोस जो स्थल थे, जैसे हड़प्पाई लोगों के जो उस समय जो वो लोग धातुएं यूज किया करते थे, सोना, चांदी, तांबा, टिन और सीसा, तो इनसे संबंधित बहुत सारी चीजें हमें उत्खनन में मिली, लेकिन हमें लोहा का कोई संकेत नहीं प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि उस समय के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन थे? आपको बताना है डब्ल्यू.सी. बनर्जी और महात्मा गांधी। ए.ओ. झम लिखा है, ये थोड़ा सा गलत है, ये होना चाहिए ए.ओ. ह्यूम। इस प्रकार से ए.ओ. ह्यूम। तो देखिए ए.ओ. ह्यूम जो थे वो क्या थे? आगे है ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ए.ओ. ह्यूम जो हैं वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो दिसंबर 1885 में हुई और उस समय 72 राजनयिक कार्यकर्ताओं ने इसकी नींव रखी थी। मतलब 72 राजनयिक कार्यकर्ता उसमें शामिल थे उस समय। अखिल भारतीय स्तर पर यह भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। इससे पहले कोई संगठन अच्छे ढंग से नहीं बना था। तो जिसके संस्थापक ब्रिटिश सरकार के अवकाश प्राप्त एक अधिकारी थे। देखिए ये ब्रिटिश के ही थे और इनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने ही इसके मतलब जो है क्या थे? संस्थापक थे, इसकी स्थापना की। तो चलिए देखते हैं, अब बात आती है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी कुछ हमें नया ही मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आशुतोष मुखर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम। तो देखिए ए.ओ. ह्यूम अभी आया नाम, आपने देखा कि ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं ये। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। क्या है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। और 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर मुस्लिम पूछा जाए और वो भी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो प्रथम थे बदरुद्दीन तैयब जी, मींस ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए उस समय जब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी जब बने तो इन्होंने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। मतलब उस समय मद्रास में अधिवेशन हुआ था और समय काल क्या था? 1887। तो देखिए 85 में जो है क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई और 87 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। मतलब सबको इसमें समान रूप से स्थान दिया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी जो कहां से थे? पंजाब से। क्या थे? पंजाब के गरम दल के प्रसिद्ध नेता थे। गरम दल और नरम दल आपने पढ़ा पंजाब में जब विभाजन हुआ, जब इसका कांग्रेस का, तो
गरम दल और नरम दल दो भागों में विभक्त हो गया। तो गरम दल के जो प्रसिद्ध नेता थे लाला लाजपत राय, वही इसके पहले अध्यक्ष थे। किसके? भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। इसको AITUC के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। कब हुई थी? 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय इसके जो अध्यक्ष जो बनाए गए वो कौन थे? नेता लाला लाजपत राय जी, ये प्रथम अध्यक्ष थे। और इसमें जो महामंत्री थे प्रथम, वो कौन थे? दीवान चमन लाल। दीवान चमन लाल जो थे इसके प्रथम महामंत्री थे। दीवान चमन लाल प्रथम महामंत्री। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई, अभी आपने पढ़ा कि कब? 1920 में। तो ये क्वेश्चन भी देखिए बनकर आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? 1920 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी। और इसके जो महामंत्री रहे पहले, वो कौन रहा? दीवान चमन लाल। तो आप इनको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए, 1920। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? प्रदान की, तो किसने प्रदान की? श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महामना मदन मोहन मालवीय ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो देखिए ये जो भी आप देख रहे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है। नाम आपने इनका नाम सुना होगा इतिहास में, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और टैगोर को गुरु जी की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? टैगोर को गुरु जी की उपाधि दी, गुरुदेव की। गुरुदेव आप पढ़ते होंगे इनके नाम के साथ, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव इनको कहा जाता है। इनका एक नाम अलग से भी एक टाइटल है, गुरुदेव। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को इन्होंने दिया गुरुदेव की संज्ञा या गुरुदेव के नाम की उपाधि दी। और महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी वो किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब बात आती है कि राष्ट्रपिता की भी। तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी वो सुभाष चंद्र बोस ने किया। सिंगापुर में वो थे और सिंगापुर में जब रेडियो पर अपना जब संक्षिप्त भाषण बोल रहे थे तो उसी समय उन्होंने जो है संबोधित किया था महात्मा गांधी को कि ये क्या है? देश के पिता हैं। पहली बार उन्होंने देश के पिता कहा जून में और उसके बाद फिर क्या हुआ? 6 जुलाई 44 में इन्होंने 1944 में क्या कहा? उनको राष्ट्रपिता कहा। तो राष्ट्रपिता जो पहली बार महात्मा गांधी को जिसने नाम दिया वो है सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है और कारण है। कथन है, मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का उद्देश्य भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा में दीक्षित करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पुराने पेपर्स उठाएंगे किसी भी परीक्षा के इतिहास से संबंधित तो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन कई बार। तो देखिए कारण इसका क्या इसमें दर्शाया गया है? वह भारत का औद्योगिक विकास करना चाहता था। देखिए इस उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार भारतीयों के लिए उन्होंने कतई नहीं किया। उनका जो उद्देश्य था वो स्वार्थपरक था और वे अपने स्वार्थ के लिए भारतीयों को शिक्षा देना चाहते थे। लेकिन हमारा जो यहां ऑप्शन है, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की व्याख्या करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कथन एवं कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन की व्याख्या
नहीं करता है। तो दोनों सत्य है ही नहीं, इसलिए ये गड़बड़ है। और ऑप्शन नंबर सी, कथन सत्य है एवं कारण गलत है। कथन सत्य है एवं कारण गलत है। और डी ऑप्शन है, कथन असत्य है एवं कारण सत्य है। तो देखिए, कथन सही है, अंग्रेजी शिक्षा दी गई है, बिल्कुल सत्य है। लॉर्ड मैकाले विलियम बेंटिक के कार्यकारिणी परिषद का एक विधि सदस्य था और उसने 2 फरवरी 1835 को क्या किया, अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिनट के नाम से जो था प्रस्तुत किया। और मैकाले संभवतः पुरुषों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहता था जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, मतलब चूंकि भारतीयों को जो है अगर वो शिक्षित करेगा तो रक्त और रंग उनका तो बदल नहीं जाएगा, वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनके प्रवृत्ति और विचार, नैतिक मापदंड बदल सकते हैं इंग्लिश सीखने के बाद, इंग्लिशमैन बनने के बाद, ये हो सकता है। तो वो क्या करना चाहता था, वो चाहता था कि ब्राउन रंग के अंग्रेज बनाना चाहता था जो क्या करें, कंपनी के निम्न स्तरीय कार्यभार को संभाल सके। मतलब निम्न पदों पर, जहां बिल्कुल निम्न पदों पर जहां जरूरत है ज्यादा संख्या में लोगों की, वहां भारतीयों का चयन किया जा सके और उनकी मदद से अपने काम को आसान बनाया जा सके। इस उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, विलियम बेंटिक के कार्यकारिणी का विधि का सदस्य होते हुए इन्होंने जो मिनट स्मरण पत्र जो प्रस्तुत किया 1835 में, उसमें इन्होंने यहाँ के पुरुषों को मतलब अंग्रेजी शिक्षा देने की कवायद की। तो देखिए, जो अंग्रेजी शिक्षा देने का जो इनका उद्देश्य था, वो उसका कारण बस यही था कि निम्न पदों पर काम कौन करे, बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत थी और बाहर से लोग बुलाए जाएंगे तो परेशानी होगी, जबकि यहाँ के लोगों को अगर अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए तो उन्हें जो है क्या किया जाएगा, निम्न पदों पर रखकर आराम से बड़े बड़े पदों पर हम लोग आसीन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा गलत। कथन सत्य है एवं कारण गलत है, क्योंकि उनका ये कारण नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है। जो फोर्ट विलियम है ये कहां स्थित है? तो देखिए, 1698 ईस्वी में कंपनी द्वारा जब सूतानदी, कालिकाता और गोविंदपुरी को जमींदारी प्राप्त करने के पश्चात वहां उन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री उसके इर्द गिर्द उन्होंने सोचा। तो फैक्ट्री जो है उसी को नाम दिया फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम नाम का एक किला उन्होंने बनाया। तो ये जो है कहां था, कालिकाता। जो आपको जो ऑप्शन मिल रहा है, मैंने जो नाम बताया सूतानदी और कालिकाता और गोविंदपुरी, तो ऑप्शन जो है इसमें बंबई, कलकत्ता, मद्रास और पांडिचेरी। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम की जो स्थापना हुई है वो कहां हुई है, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई आपको बताना है। ऑप्शन दिया है 1919, 1926, 1936, 1939। तो अप्रैल 1936 में क्या हुआ, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की कब हुई, 1936 में। और कहां हुई, लखनऊ में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि स्थापना कहां हुई, लखनऊ में। ये भी अलग तरीके से एक क्वेश्चन बनकर आता है। और कब हुई ये भी पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, बाद में क्या हुआ, इसका नाम बदल दिया गया, अखिल भारतीय किसान सभा इसका बाद में नाम बदल कर रख दिया गया, लेकिन शुरुआत में जो नाम था वो क्या था, अखिल भारतीय किसान सभा। तो अखिल भारतीय किसान सभा, सॉरी, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस इसका नाम था शुरुआत में, लेकिन बाद में जो इसका नाम बदल कर रखा गया अखिल भारतीय किसान सभा, जैसा क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये बाद में इसका नाम हुआ। अब कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पूर्व नाम क्या था, तो उस समय जो उसका नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में नाम बदला गया। तो चलिए देखते हैं, बिहार के प्रांतीय किसान सभा के जो लड़ाकू उस समय जो संस्थापक थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ये बिहार क्षेत्र से किसान सभा के लिए लड़ रहे थे। तो इन्हीं को जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती को।
जो कहां से थे? बिहार से। और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। कहां हुई? लखनऊ में। पूर्व नाम क्या है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। इतनी सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।